नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले आपको बता दें राजधानी रायपुर की खबर, जहां बीजेपी की सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के सभी लोगों से इस पखवाड़े में शामिल होने की अपील की गई। आपको बता दें कि कुशाभाऊ परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों को भी खास मौजूदगी रही। दरअसल इसका उद्देश्य जीएसटी सुधार के साथ समृद्ध भारत को मजबूती प्रदान करना है। तो रायपुर से खबर, जहां बीजेपी की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भव्य रोजगार मेले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कौशल विकास मंत्री गुरु कुशवंत साहिब शामिल हुए। उन्होंने हम होंगे कामयाब अभियान और जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से चयनित 75 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे। इस अवसर पर मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री साहिब ने युवाओं को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी और बताया कि तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश में एआई हब की स्थापना की जाएगी। उन्होंने शासकीय और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों की जानकारी दी। रोजगार मेले में 1458 रिक्तियों के लिए 1300 से अधिक आवेदन आए हैं। युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो आपको बता दें बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने रोजगार मेले का आयोजन किया, इसमें 75 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया। साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक एआई हब बनाने की बात भी यहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस कार्यक्रम में कही। छठवीं पीढ़ी के वंशज ताली बजाकर स्वागत करेंगे। यहाँ पे अभी बहुत सारे जो स्टॉल लगे, केवल से अभी बताइए कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया, किस तरीके का उत्साह यहाँ पर युवाओं में देखने को मिला, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि राज्य छत्तीसगढ़ राज्य शासन अध्यक्ष रजत महोत्सव मना रहा है, जहाँ पर राज्य को बने 25 साल पूर्ण हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णु साय जी के साथ मिलकर कि हर युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज बलौदाबाजार जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहाँ पर 1458 पदों के रिक्त होने के बाद यहाँ पर युवाओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। लगभग 1300 बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको रोजगार को उपलब्ध कराने का पूरा दिया गया। आपको बता दें यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में गुरु खुशवंत साहब जो कौशल विकास तकनीकी रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने 75 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया है। आपको बता दें बलौदाबाजार जिले में 8 अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट संयंत्र हैं, जिनके बाद जितने भी जो पद हैं उनको सीधी भर्ती बेरोजगार को रोजगार कार्यालय के माध्यम से मंत्री खुशवंत साहब ने आज 75 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, जिससे लेकर बेरोजगार युवकों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। जी, आप प्रदीप ये भी बताएं, मंत्री टंकराम वर्मा ने इस रोजगार मेले में युवाओं को क्या मुख्य संदेश देने की कोशिश की? मैं बताया कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने की कड़ी मेहनत करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं भी इसी गांव का रहने वाला, यहाँ मैं पढ़ा लिखा और यहाँ पर ही मैं शिक्षक था। पहले शिक्षक बनने के बाद समाज सेवा में आने के बाद मैं आज यहाँ पर मंत्री बना। तो कड़ी मेहनत करने का मूल सिद्धांत उन्होंने अपने बेरोजगार युवकों को और युवाओं को बताया कि आपका एक पहली कदम है। आप आज ये नियुक्ति लेने के बाद आपके पद बढ़ते जाएंगे और आप इसके बाद कहीं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रदीप, मंत्री टंकराम वर्मा ने यहाँ पर एआई हब बनाने की बात भी की, इसको लेकर के क्या जानकारी?
जी, आपको बता दें कि अभी उनको नया पद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उनको उच्च शिक्षा मंत्री का पद उनको नया मिला है। तो उन्होंने बताया कि नई तकनीकी के लिए यहाँ पर एआईएम का यहाँ पर करने के बाद यहाँ के रोजगारों को जो बाहर जो जाते हैं छत्तीसगढ़ के युवा बड़े बड़े शहरों में हैदराबाद है तो कर्नाटक वहां पर जाते हैं, उनको ना जाने को छत्तीसगढ़ के लड़कों को छत्तीसगढ़ में ही अब इलेक्ट्रॉनिक और IT क्षेत्र में रोजगार को उपलब्ध होंगे आने वाले समय में। जी। और प्रदीप, ये भी बताएं कि जो रोजगार मेले का आयोजन यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया, इसमें युवाओं की भागीदारी किस तरीके की सामने आई और युवाओं का क्या प्रतिक्रिया रही? जी, हमने कल बहुत से युवाओं से बातचीत किया था तो बोले पहली बार ऐसी सरकार है जिसमें सीधी भर्ती का, पहली बार नहीं तो लोग पहले हम लोग को 10 जगह चक्कर काटने पड़ते थे, रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था, लेकिन ये पहली बार जो विष्णु साई की सरकार जो सीधे जिला प्रशासन को रोजगार कार्यालय के माध्यम से जितनी और यहाँ पर इंडस्ट्रीज है उसमें 80% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए AMI जो किया गया था उसके तहत हम लोग को यहाँ पर नौकरी मिल रही है। और हम आज बहुत खुशी है कि आज हम लोग को यहाँ पहला जिला प्रशासन की ओर से सीधी नियुक्ति पत्र दिया गया। हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद परिवार को समृद्ध करेंगे। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर दुर्ग से, जहां मसीही समाज ने एक बड़ा प्रदर्शन और धरना आयोजित किया, जिसमें मूल निवासी संघ और भीम आर्मी के सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्रार्थना सभा पर धावा बोल दिया था। प्रदर्शनकारियों ने बजरंग दल पर गुंडागर्दी, मारपीट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए संगठन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना से पूरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक तनाव पैदा हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर राज्य से जवाब मांगा। बहरहाल दुर्ग में धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस अलर्ट पर है। हम अभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनको विष्णुदेव साय सरकार के वो बता दीजिएगा, अगली बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। निवासी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष में यहाँ पर हिंदू धार्मिक संस्थाओं के मंगलवार के दिन सत्यनारायण कलश सुनाने का अधिकार है। वो घरों में करते हैं, अपने पड़ोसी मोहल्लेवासी रिश्तेदार लोग सत्यनारायण कथा में आरती के लिए उपस्थित हो सकता है। मुसलमानों को शुक्रवार के दिन में अपने मस्जिदों में माइक लगाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं के लिए अपने धार्मिक पुस्तक जितना पवित्र है, मुसलमानों के लिए कुरान जितना पवित्र है, हमारे पवित्र बाइबल का निंदा किया जा रहा है। कोई भी घर में चर्च में घुसकर बाइबल को ऐसा बदनाम किया जाता है, कोई भी हथियार के रूप में हमारे बहन बेटियों के ऊपर में अत्याचार कर रहा है। हमारा दुआ प्रार्थना हर घरों में चलेगा। हमारे मोहल्लेवासी, हमारे रिश्तेदार के लोग उसमें उपस्थित हो सकता है। उसके अवैध धर्मांतरण का बोल करके हमारे साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हर घर में उपासना होगा, प्रार्थना होगा, आराधना होगा, कोई माइक के नाम उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि तो हमारा संविधानिक अधिकार है। और कोई हमारे घरों में चर्चों में अतिक्रमण करता है, वो अपने दो पैर में वापस नहीं जाएगा। हम भी तैयार है। मैं उस घटना के टाइम में उपस्थित था। उन्होंने मतलब अंदर जाने के लिए इजाजत मांगा जोनाथन ने, है तो PI से उन्होंने बोले जाने के लिए, तो ये बजरंग दल वालों ने जो है आके रोकने लगा, अंदर नहीं जाएंगे करके। तो ठीक है, हम लोग का दोनों के ऊपर बहुत मारपीट की, मेरे ऊपर और मेरे भतीजे के ऊपर है। जबकि मैं MA मैं फोर्स से रिटायरमेंट, मेरी उम्र 64 साल की है। मेरे ऊपर भी इतना जोर से मारपीट की है, मतलब घाव में दिखाऊंगा तो आप भी आश्चर्य हो जाओगे, अभी तक के नहीं मिटी हुई है। लेकिन नाम से हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, पुलिस ने उनके नाम से अभी तक के FIR नहीं किया है। ये बड़ा दुख की बात है। समुदाय पर लगातार आरोप लग रहा है। मैं तो ज्यादा लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, है एक ज्योति शर्मा थी और एक सिन्हा करके था, रवि निगम था, इनका नेतृत्व कर रहे थे। प्रदीप सिन्हा है, रतनिया तो नहीं था, उधर था, है प्रफुल्ल पटेल, ये सब थे जिन्होंने जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। है लड़के तो बहुत थे, लेकिन इनके नाम से जो है रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, नाम नहीं लिखाया जा रहा है। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां नवरात्रि से पहले बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है।
आगामी त्योहारों की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस दौरान हाल ही में चल रहे पितृपक्ष के त्योहारों में सामानों की बुकिंग अधिक होने के कारण वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि पीएम द्वारा लिया गया निर्णय देश हित में होता है। इतना ही नहीं, ओपी चौधरी का कहना है कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और जनता का ध्यान रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। इसके साथ ही लोगों की जेब में पैसा जाता है तो असर बाजार में दिखता है। नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो इतने बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, जैसा GST 2.0 लाने का उन्होंने काम किया है। जिस दिन इनकम टैक्स के 12 लाख की छूट आई थी, अभी भी मुझे याद है, अरविंद केजरीवाल जी सेम डे बोल रहे थे कि 10 लाख तक का छूट देकर दिखाएं तो हम जाने, इस तरह की बात कर रहे थे। और 12 लाख तक की छूट उन्होंने सीधा भारत देश की जनता के हित में दिया। GST 2.0 के माध्यम से 300 से अधिक आइटम के रेट को कम कर दिया गया। भारत देश 140 करोड़ हमारे जनता जनार्दन का देश है और यहाँ उनकी सुविधा का ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व की चिंता किए बिना, टैक्स कलेक्शन की चिंता किए बिना ये बड़ा निर्णय लिया। और अर्थव्यवस्था में जब जनता के जेब में पैसा जाता है, जब दाम घटता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसके बचत की क्षमता बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई और नया उछाल मिलता है। इसी बड़े इकोनॉमिक फिलॉसफी के तहत नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है। उसी का प्रतिफलन हमको बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। 22 तारीख के बाद देखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की जनता जनार्दन दोनों एक नए ऊंचाई की ओर जंप लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व हैं। और अब आपको बता दें, रायपुर में वेदांता पावर प्लांट गेट पर ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगों को पूरा करते हुए 17 सूत्रीय पत्र कंपनी प्रबंधन को सौंप दिए, जिसमें स्थायी रोजगार, उचित मुआवजा, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे ठोस मुद्दे शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि 2010 की पुनर्वास नीति और मुआवजा नियमों का पालन किया जाए। विधायक राजकुमार यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल धरना शांतिपूर्ण है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। किसान का जमीन तो पूरे पावर प्लांट में चला गया और उसका एक नियम है कि अगर किसी किसान का ज़मीन को पावर प्लांट लेता है तो उसको नौकरी देगा या भत्ता देगा, ये उसका नियम है। लेकिन उनको जो 18 महीने से 2 साल तक उसको बीच के दिए, ऐसा 18 महीने का अभी तक उसका वेतन बचा है। और जब भी कोई कंपनी लेता है, ये तो भू स्थापित को उसके कंपनी के अंदर में लेना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, वेदांता ने ज़मीन लिया और उसको काम किसी ठेकेदार के अंदर में दे रहे हैं। तो हमारी इस प्रकार के यहाँ जो CSR मत से किसी पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगर कोई आंदोलन करने का कोशिश कर रहे हैं आम ग्रामीण, हम जैसे लोग, तो उसको जो है उसके नाम FIR करके उसको जेल में डालने का या उसके नाम FIR करके उसको डराया चमकाया जा रहा है, उसको दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए हम थक हार के हम लोग जो है शासन प्रशासन के बाद जाके गुहार भी किए, कई बार समझौता भी कराए, लेकिन इनको फॉलो नहीं किए, ना उसे काम नहीं किए। तो थक हार के हम यहाँ पर बैठे हैं धरने में। हमारी मांग है कि वेदांता डायरेक्ट हमारे लोगों को वहाँ पर उनके वेदांता में काम दें, नौकरी दें, और जो 18 महीने का, कहीं 20 महीने का जिससे जो भत्ता बचा है उसको भत्ता को दे। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ जितने भी रोड है वो रोड को तोड़ा जा रहा है। ये सभी प्रकार के हम जो 13 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं वेदांता पावर प्लांट को कि हमारा ज़्यादा जो है परीक्षा मत ले। ये जनता है, आम जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे हैं। हमारे बात को जल्दी से सुन करके इनका जो भी हमारे मांग है उसको पूर्ण करें, अन्यथा क्षेत्र की जनता बेरोजगार धीरे धीरे जाग रही है। जैसे
इस क्षेत्र में बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे ITI इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक किए हैं, वो भी आ रहे हैं तो बोलते हैं कि हम क्षेत्रीय व्यक्तियों को नहीं देंगे। किसान। और अब आपको बता दें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राहुल गांधी ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए सबूत दिखाने का दावा किया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता तो सवाल खड़ा करती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने लंबे समय के शासनकाल में जनता का विश्वास खो चुकी है। आज वे सीमित हो गए हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो वे प्रश्न खड़ा नहीं करते, मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी स्थिति को बताता है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन पर ही निशाना साधा है। इतने लंबे समय कि अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय क्षेत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं उनकी। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय मान सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के माननीय विधायक राम सिंह कैड़ा जी, रानीखेत विधानसभा के माननीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, श्री महेश नेगी जी उत्तराखंड डेवलपिंग संघ, जी जिला पंचायत अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, आयुक्त कुमाऊं मंडल श्री दीपक रावत जी, डीएम नैनीताल वंदना सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण और विभिन्न खेल संघों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी कोच, सभी अतिथिगण और 17 राज्यों से प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी खिलाड़ी, देश विदेश से पधारे हुए सभी खेल प्रेमियों का, मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं का और मीडिया के सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि पहली बार देश में आयोजित हो रहा ये अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का अवसर देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो रहा है। मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री राजीव मेहता जी और खेल विभाग के पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो भी अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। भाइयों बहनों, फेंसिंग यानी तलवारबाजी की कला मानव सभ्यता के आरंभ से ही
अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञान की पूर्ण शिक्षा से माना जाता था और प्राचीन काल में शस्त्र विद्या हमारी शिक्षा का अनिवार्य भाग हुआ करती थी। हमारे गुरुकुलों में युवाओं को वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कराया जाता था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए और समाज की रक्षा हेतु उन्हें तलवार चलाने, गदा एवं धनुष बाण चलाने और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रभु श्री राम और उनके अनुज भाइयों ने गुरुकुल में न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शास्त्रों के संचालन और युद्ध कला का भी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं महाभारत में कौरव पांडव दोनों ने ही गुरुकुल में धर्म, नीति और करने के साथ साथ धनु विद्या, गदायुद्ध और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुभव, वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारिया पट्टू हो या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो, आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है। परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की
स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या बूम में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।